नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर के इतिहास भाग को पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में 1857 के क्रांति का बिंदु हमने पूरा कर लिया था। अब हमारे सिलेबस में एक टॉपिक लगता है 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन। उसमें हमें 3 व्यक्तित्व पढ़ने हैं। राजा राम मोहन राय पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद पढ़ना है और दयानंद सरस्वती को पढ़ना है। उस क्रम में तिथि क्रम के अनुसार भी हम पहली बार राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे और ये इस निःशुल्क बेंच की ये 21वीं क्लास है और राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ने वाले। अब राजा राम मोहन राय के बारे में वर्तमान में कैसी प्रश्न शैली है, आरपीसी कैसे प्रश्नों को पुटअप करती है और किस प्रकार के इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, पूरा डिस्कशन रहेगा। आप इस क्लास देखने के बाद नोट्स बना लेना। एक भी बिंदु कहीं से आपको अन्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। पहला प्रश्न इसका मैं शुरू कर रहा हूं। आप सिर्फ समझ जाना, ठीक है ना। ठीक है, दिख रहा है ना। चलो, कि राजा राममोहन राय के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। जब भी मैं राजा राममोहन राय पढ़ाऊंगा या मैं पढ़ा रहा हूं, आगे भविष्य में कभी और पढ़ाऊंगा, तो इनसे संबंधित हमें प्रतियोगी परीक्षा में मैं पहले आपके क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम में क्या आता है। एक तो इनके द्वारा स्थापित संस्था, याद रखना सबसे मोस्टली बिंदु विद्यार्थियों। अगर राजा राममोहन राय के बारे में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करूं, जो कॉमन एग्जाम होता है ना, वहां सबसे प्रसिद्ध चीज पूछी जाती है विद्यार्थी। तो एक तो राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित संस्था, एक इनकी लिखित पुस्तकें, एक इनके समाचार पत्र। बस 3 प्रकार के विद्यार्थियों यहां से प्रश्न बनते हैं। एक संस्था का पूछ लेता है, कौन सी संस्था किस वर्ष स्थापित की गई थी। पूछ सकता है कि कौन सी पुस्तक राजा राममोहन राय ने नहीं लिखी और कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन ने लिखा या नहीं लिखा। इस प्रकार की विद्यार्थियों राजा राममोहन राय के बारे में शैली रहती है प्रश्नों के, अभी तक जहां से प्रश्न बना है ना। परिवर्तन भी हो गए नहीं प्रश्न शैली, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इस क्लास में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 22 मई 1772 को हुगली के राधा नगर में हुआ था विद्यार्थियों। ये हुगली पड़ता है बंगाल में। कहाँ पड़ता है? बंगाल में। हुगली का राधा नगर नामक स्थान पे कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित। कई बार क्या होता है कि सीधा ही तथ्य पूछ लेता है कि राजा राममोहन राय का संबंध क्या है। वैसे ही जैसे एक परीक्षा में रीट में पूछा था कि गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से, वहां हम पढ़ते हैं कि बंजारा परिवार से, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों की क्या है, कभी कभी शैली रहती है, तो याद रखना ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित रहते। इनके पिता रमाकांत थे, माता तारिणी देवी नाम मिलता है। 12 वर्ष की आयु में संस्कृत हिंदी दर्शन के लिए वाराणसी आए थे। 12 वर्ष की आयु में वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने आए थे। इनको 12 भाषाओं का विद्यार्थियों ज्ञान था। इनकी प्रारंभिक जीवन के लगता है कि ये प्रारंभिक जीवन या बचपन में ही ये बड़े विद्वान रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि 12 भाषाओं का ज्ञान होना तो विद्वान वाली ही बात है ना। हीरानंद तीर्थ स्वामी की सहायता से तांत्रिक कार्यों का भी अध्ययन किया था विद्यार्थी। ये प्रारंभिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि हीरानंद तीर्थ स्वामी की सहायता से इन्होंने तांत्रिक विद्याओं का भी अध्ययन किया था विद्यार्थियों। तो यह बात प्रारंभिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। और 1787 में तिब्बत में बौद्ध धर्म अध्ययन के लिए घर को यहाँ से छोड़ के गए थे विद्यार्थी। यहाँ तिब्बत में भी गए हैं, बौद्ध धर्म का अध्ययन भी करने के लिए गए हैं। बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया, ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया। ईसाई धर्म में जो कुरीतियां थी विद्यार्थी, उनका बहुत तरीके से आलोचना भी की थी विद्यार्थी। एक तरफ ईसाई धर्म के समर्थक भी थे, एक तरफ ईसाई धर्म में जो कुरीतियां थी उनको विरोध करने में भी थे विद्यार्थियों। तो इनके विचारों का एक लंबा क्रम चलता है, परंतु हमें इसमें संक्षिप्त रूप से विद्यार्थियों मैटर निकालना है कि हमारा एग्जाम में क्लियर हो जाए बस, ठीक है ना। तो उसके आधार पर मैं चल रहा हूँ। ये राजा राममोहन राय की जीवन की प्रारंभिक जीवन की जानकारी है कि ये डेट आपको कम ही याद रखनी है। स्थान राधा नगर वाला आप जरूर याद कर लेना मेरे अनुसार, ठीक है ना। ब्राह्मण परिवार से थे
वाराणसी 12 वर्ष की आयु में संस्कृत हिंदी दर्शन के लिए वाराणसी आ गए थे। 12 भाषाओं का इनको ज्ञान था। और ये तांत्रिक कार्यों विद्यार्थ याद रखना, आगे आएगा शास्त्रार्थ को पराजित किसने किया था। दो चीजें याद रखनी है आपको, एक आएगा कि 1819 में वो किस व्यक्ति को शास्त्रार्थ में पराजित किया था विद्यार्थी, तो वहां से एक प्रश्न अच्छा पुट बनता है। एक प्रश्न यहां से बनता है कि हीरानंद तीर्थ स्वामी, हीरानंद तीर्थ स्वामी नाम याद रखना। आप अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओ तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके इसको पढ़ना कि हीरानंद तीर्थ स्वामी के कहते हैं कि इन्होंने तांत्रिक विद्याओं का अध्ययन किया था विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत बेसिक रूप से मैंने आपको बता, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ये नोट्स बनाने हैं इसलिए मैं ये सारी चीजें करवा रहा हूं, है ना। यहां से चीज को समझ कि राजा राममोहन राय के जीवन के प्रारंभिक कार्यों के बारे में कौन सा कथन सही है ना। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निश्चित रूप से जब किसी या किसी ठिकाने में रहते हैं या किसी प्रांत में रहते हैं, उस समय लगभग अंग्रेजी गतिविधियां शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 1818 की संधियों के बाद विद्यार्थी लगभग राज्यों में प्रांतों में अंग्रेजी शासन स्थापित होने लगे थे। वो घटनाक्रम लगभग यहाँ का सेम ही चलता है ना। कि 1803 में ढाका जमालपुर के कलेक्टर थॉमस वुडफोर्ड के मुंशी के रूप में कार्य किया था। ये लाइन विद्यार्थियों में गोल्डन लाइन लिखा रहा हूं ना, ये मैं लिखूंगा गोल्डन लाइन, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे हिडन लाइन है। एग्जाम में अभी तक ये लाइन टच नहीं की गई है, नीचे वाली लाइन आ गई है कि 1805 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन डिग्गी के दीवान के रूप में कार्य किया था। ये बात सबको ही पता है, परंतु ये 1803 का घटनाक्रम याद रखना। 1804 में जब इनकी पिता की मृत्यु होती है, तो पिता की मृत्यु के बाद विद्यार्थी उनके स्थान पे ये दीवान के रूप में कार्य किया था, याद रखना। तो ये दो लाइन सबसे महत्वपूर्ण है इनके प्रारंभिक जीवन की गतिविधियों के बारे में। एक तो कि ढाका कलेक्टर थॉमस वुडफोर्ड के यह मुंशी के रूप में कार्य किया था। फिर 1805 से 1814 तक विद्यार्थियों जॉन डिग्गी के दीवान के नेतृत्व में कार्य किया था विद्यार्थियों। तो ये एक दो बिंदु अच्छे बिंदु हैं। और डिग्गी जब 1814 की बात है, जब ये इंग्लैंड चले गए थे, इंग्लैंड जाने के बाद विद्यार्थियों ये कहते हैं कि एक तरह से बेरोजगार हो गए थे, तो वापस कहते हैं कि यहाँ से 1914 के बाद विद्यार्थी लगभग कहते हैं कि कलकत्ता में निवास करने, 1914 के बाद कलकत्ता में निवास करने। ये बातें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर क्रम वाइज क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके जो नोट्स बना रहे हो ना, वो सबसे बेस्ट काम हो जाएगा, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ये नोट्स पढ़ लेना और साथ में जो प्रश्न बैंक आ रहा है उस प्रश्न बैंक को हल कर लेना। इनफ है 15 में से 15 आपके, है ना। तो इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में ये दो लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें भी सबसे पहली लाइन है, अब प्रश्न पूछेगा कैसे। अब सीधा ये लाइन मुझे लगता है कि ये इतनी डीपली लाइन आपके एग्जाम में नहीं देगा। प्रश्न पूछेगा कि राजा राममोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। वहां आपको ये कोटेशन मिलेगी, वहां आपको ये बिंदु मिलेंगे कि सही है या नहीं है। तो याद रखना, थॉमस वुडफोर्ड के मुंशी के रूप में भी कार्य किया था और जॉन डिग्गी के दीवान के रूप में भी कार्य किया था। तो दोनों बिंदु आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब इनके बाकी जीवन की गतिविधियां लगभग कलकत्ता में ही चलेगी और कुछ बिंदु हमारा रहेगा जो अंतिम जीवन के रूप में इंग्लैंड में ब्रिस्टल में बिताया था विद्यार्थियों, वो बिंदु रहेगा। बाकी इनकी जितनी भी संस्थाएं स्थापित की गई थी लगभग कलकत्ता में ही स्थापित की गई। तो दो प्रश्न है, बड़े बेसिक प्रश्न है और ये दो लाइन आपको अच्छे से याद रखनी, बेस्ट लाइन है। मुझे लगता है कि ये ऊपर वाली लाइन तो सबसे बेस्ट है। आप थोड़ा इस चीज को समझना है ना, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपके, तो आपके कोई दिक्कत नहीं आने। दो प्रश्न हमारे यहां से हो गए। अब एक प्रश्न हमेशा ही जब भी राजा राममोहन राय की चर्चा होती है तो वहां दो हम सभा पढ़ते हैं विद्यार्थियों, एक हम आत्मीय सभा पढ़ते हैं, एक हम ब्रह्म समाज पढ़ते हैं, ब्रह्म सभा पढ़ते हैं। तो दो ये राजा राममोहन राय के विद्यार्थियों यादगार कार्य थे। फिर हम सतीप्रथा की भी थोड़ी बहुत बात करते हैं कि सतीप्रथा राजा राममोहन राय के प्रयासों से सतीप्रथा समाप्त हुई थी, उसका मैंने अलग से एक प्रश्न बनाया है।
तो जब भी राजा राममोहन राय की चर्चा करेंगे तो दो बिंदु, दो सभाओं के बारे में हमें पूरी डिटेल से पढ़ना। एक है कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा के बारे में कौन सा कथन सही। आत्मीय सभा के बारे में, इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। मोस्टली विद्यार्थी ये डेट पूछते हैं, या तो पूछते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। अब देखो, आपके प्रश्न हल करने का तरीका है, आपके सिलेबस में राजा राममोहन राय दे रखा है ना, आपके सिलेबस में दयानंद सरस्वती दे रखा है और स्वामी विवेकानंद दे रखा। अब ऑप्शन में इन तीन के अलावा कोई आएगा तो वैसे भी सत्य नहीं होगा, है ना। और जितना हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सारी सभाओं के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तीनों के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई उनका हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आत्मीय सभा के बारे में देखना, स्थापना 1915 में होती है। बड़ी बड़ी बातें हम राजा राममोहन राय की करेंगे, क्योंकि राजा राममोहन राय के जब हम विचारों को पढ़ने लग जाएंगे ना तो लगभग 4-5 घंटे की क्लास होती है विद्यार्थियों, है ना। तो हमें इतना डीपली इस टॉपिक में नहीं जाना। इसकी स्थापना कोलकाता में की थी। अब देखो, कंफ्यूजन करने के लिए सीधा देगा कि राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कहां पे की गई, तो याद रखना कोलकाता में विद्यार्थी उसकी स्थापना की गई। सहयोगी द्वारकानाथ ठाकुर, राजा कालिंकर गोसाल, जय कृष्ण सिंह, गोपीनाथ मुंशी इस समय सहयोगी थे विद्यार्थी। ये बहुत शानदार लाइन है, ये मैं इसको बेस्ट लाइन लिख रहा हूं विद्यार्थी, ये आत्मीय सभा की, क्योंकि पूछेगा कि राजा राममोहन राय की आत्मीय सभा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। तब एग्जामिनर कैसे प्रश्न घुमा के दे सकता है कि कौन सा व्यक्ति राजा राममोहन राय की आत्मीय सभा से जुड़ा हुआ नहीं था, याद। तो वहां ऑप्शन में आपको मिल सकता है केशव चंद्र सेन। इस समय केशव चंद्र सेन का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि वही ऑप्शन देगा जो राजा राममोहन राय से जुड़ा हुआ है। अब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का जब विभाजन करता है तो उस समय ये प्रसिद्ध व्यक्ति रहा था। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद कोई ब्रह्म समाज में प्रसिद्धि प्राप्त की थी तो वो केशव चंद्र सेन था, याद रखो। ऑप्शन में वहां कैसा भी दे सकता है। आत्मीय सभा का अभी कोई राजा केशव चंद्र सेन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। इस संस्था के बाद ब्रह्म समाज का जन्म हुआ था। हाँ, ब्रह्म समाज, ये सही बात है, क्योंकि इस संस्था के बाद में इसमें से ही कहते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कालांतर में शायद कोई नाम परिवर्तन कर दिया गया था। 1828 की हम बात पढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो विचार आत्मीय सभा के थे, जो विचार राजा राममोहन राय के प्रारंभिक जीवन से जुड़े थे, उन्हीं विचारों को एक संक्षिप्त रूप में या एक प्रकट रूप में बताने का प्रयास फिर ब्रह्म समाज करता है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्म समाज के विचार निश्चित रूप से इस आत्मीय सभा से निकले थे, ना। तो इसका एक अंकुरित बीज भी हम इसको कह सकते हैं। इस समय मूर्ति पूजा, कुरीतियां, आडंबरों का विरोध किया था विद्यार्थी। राजा राममोहन राय के बारे में कोटेशन पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है या नहीं है विचारों के बारे में, तो मूर्ति पूजा के बड़े विरोधी थे विद्यार्थी। और ये प्रारंभिक रूप से पढ़ा रहा हूं, ये आत्मीय सभा का विचार था विद्यार्थी। आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी तो उसमें राजा राममोहन राय ने पहली बात यही कही थी कि मूर्ति पूजा का विरोध, जो भारतीय हिंदू धर्म में जो आडंबर है, जो कुरीतियां चल रही, उनका जबरदस्त प्रहार किया था विद्यार्थी। उसने कहा था कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए और वेदों में ही लिखा है, एक ब्रह्म का उपदेश दिया गया है। तो उनको, वो वेदों के बड़े समर्थक थे विद्यार्थियों। उपनिषदों का उन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। हर प्रकार के प्रश्न मैंने बनाए हैं, शायद आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आत्मीय सभा के बारे में आपको याद क्या रखना है, स्थापना वर्ष जरूर याद रखनी है। कहाँ पे की गई, कोलकाता में की गई। और इसका सबसे टफ प्रश्न बन सकता है कि आत्मीय सभा के बारे में कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा था, ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये इनका प्रबल मत था, प्रबल मत, ठीक है। चलो, 3 प्रश्न यहां से हो गए। ये इनके प्रारंभिक जीवन की एक संस्था, एक कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक सभा के रूप में इसकी स्थापना के लेके यहां से विद्यार्थी राजा राममोहन राय धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे थे, है ना। चौथा प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न, मैंने कहा ना ये अच्छा प्रश्न।
राय ने 1819 में मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ करते हुए कोलकाता में किसको पराजित किया था? ये लाइन लिख लेना विद्यार्थियों, स्टार लगा के अपने कॉपी में ये लाइन लिख लेना, स्टार लगा कि राजा राममोहन राय ने 1819 में किस व्यक्ति को शास्त्रार्थ करते हुए विद्यार्थियों मूर्ति पूजा पे शास्त्रार्थ करते हुए विरोध को पराजित किया था? याद रखना वो था सुब्रमण्यम शास्त्री। हर आनंद को, शुभानंद स्वामी को, दीनानाथ शास्त्री को। तो याद रखना सुब्रमण्यम शास्त्री को विद्यार्थियों इन्होंने पराजित किया। ठीक है, एक मैंने बात पहले लिखाई थी कि राजा राममोहन राय ने तांत्रिक विधियों का अध्ययन, तांत्रिक कार्यों का अध्ययन, तांत्रिक विधियों का अध्ययन किया था वो हरे हीरानंद आनंद से विधियों का अध्ययन। ये बात मैंने पहले ही लिखा थी। ठीक है, तो याद रखना 1819 में मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ करते हुए किस व्यक्ति को राजा राममोहन राय ने पराजित किया था? वो सुब्रमण्यम शास्त्री था। इस पर्सन को स्टार लगाकर अपने कॉपी में अलग से अंडरलाइन करके इस बिंदु को आप लिख लें। बहुत शानदार बिंदु ना। बहुत सारी चीजें आएगी विद्यार्थियों, समझना, पर्सन को समझना कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज सभा की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही? अब याद रखना जब इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना सभा, बाद में क्या नाम पड़ गया? समाज। याद रखना। वैसे एग्जामिनर इतना माइनर बिंदु वाला शायद नहीं भी दे, फिर भी याद रखना विद्यार्थियों, ऑप्शन में आपको ब्रह्म सभा मिले और ब्रह्म समाज मिले तो याद रखना डेट देना, डेट कि 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की गई। जब स्थापना की गई थी तो इसका ब्रह्म सभा नाम था विद्यार्थी, याद रखना सभा था, याद रखना जब इसकी स्थापना की गई। बाद में प्रचलन के रूप में विद्यार्थियों ब्रह्म समाज हो गया था, ना कि पहले सभा। याद रखना समाज नाम बाद में पड़ा था, पहले इसका नाम क्या था? सभा था। तो आपको जैसा ऑप्शन मिले ना उसके आधार पे आपको करना है। मैंने थोड़ी सी बात आपके माइंड में ये डाल दी है कि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज एक ही है, परंतु जब इसकी स्थापना की गई थी तो वहां ब्रह्म सभा नाम रखा गया था, है ना। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। मैंने कहा ना आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा ये दो राजा राममोहन राय के गोल्डन वर्क थे। इसके प्रथम सचिव ताराचंद चक्रवर्ती थे। मैं कहता हूं अगर प्रश्न बना राजा राममोहन राय के बारे में, अगर प्रश्न बना तो ये इसकी प्रबल संभावना याद है, मतलब इसको याद करना ही करना है कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव स्टार लगा लेना विद्यार्थियों, ये ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। कमल बोस के मकान में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर देव इस समय सहयोगी के रूप में थे विद्यार्थियों। ब्रह्म समाज की प्रार्थना रविवार को होती थी विद्यार्थियों, ब्रह्म समाज की प्रार्थना रविवार को होती थी और इनका एक केंद्र का एक बिंदु था विद्यार्थी। जैसे हर सभा का, हर संस्था का अलग अलग एक कुछ संबोधक शब्द होता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों ब्रह्म समाज का था ओम तत् सत। ओम तत्व और सत विद्यार्थियों ये ब्रह्म समाज की पद्धति का केंद्र था विद्यार्थियों। शायद इसको उच्चारण करते थे जैसे ओम नमः शिवाय हम करते हैं ना, वैसे ही जब प्रार्थना होती तो प्रार्थना में ये मुख्य केंद्र होता था उपासना विद्यार्थियों, ओम तत् सत, है ना। इनकी प्रार्थना रविवार को होती थी। तो ये था विद्यार्थियों ब्रह्म समाज। एक तो स्पेशल ही आपको डेट याद रखनी है, एग्जामिनर सबसे टफ पर्सन बना सकता है ना। अब पर्सन सबको आ रहा, देखो सबने ब्रह्म समाज पढ़ा है, परंतु ब्रह्म समाज पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग है। वहां फैक्चुअल आ गया ना कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, और आपको डेट मिलेगी 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर, वहां आपके दिक्कत हो जाएगी। तो ये डेट जरूर याद करके जाना। और इससे भी मोस्टली बिंदु है वो है ताराचंद्र चक्रवर्ती।
प्रथम सचिव थे, कलकत्ता में स्थापना की गई थी, कमल बोस के घर में स्थापना की गई थी, चंद्रशेखर देव इस समय प्रमुख रूप से सहयोगी के रूप में शामिल थे, रविवार को इनकी प्रार्थना होती है और पद्धति के अंदर था ओम तत् सत, इनका पद्धति के अंदर माना जाता है। ये थी विद्यार्थियों राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर। तो दो संस्थाएं हमने पढ़ी है, एक आत्मीय सभा पढ़ी और एक पढ़ी है ब्रह्म समाज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिंदु समझ में आ गया होगा, है ना। अब कुछ और संस्थाएं जो राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। पर्सन कैसे बनता, मैंने कहा ना कि पर्सन बनेगा तो संस्था का ही बनेगा, संस्था का, पुस्तक का, समाचार पत्र का और विचारों का, चार शैली के पर्सन राजा राममोहन राय के बारे में बनते हैं, जहां तक मैंने अभी तक इनको देखा है। अब पर्सन कैसे बनेगा, कौन सी संस्था राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित नहीं की गई, सीधा प्रश्न आएगा विद्यार्थियों, याद रखना, कौन सी संस्था राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, या फिर क्रम पूछ लेगा, कौन सा सत्य है, तिथि क्रम देके पूछ लेगा कि कौन सा कथन असत्य है। तो जैसा प्रश्न बने ना वैसा आपको तैयार है। 1815 हमने आत्मीय सभा देख ली, ठीक है, क्रम से चल रहे हैं ना, जब क्रम से पढ़ रहे हैं तो फिर क्रम से पढ़ना हमारा कर्तव्य है। 1816 की बात है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, सहयोगी था डेविड हेयर, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत महत्वपूर्ण। 1821 में विद्यार्थियों कोलकाता एकांतवादी समिति की स्थापना की थी। 1823 में कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की थी और सहयोगी था विलियम एडम था विद्यार्थियों। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। फिर 1828 आ जाता है, अभी हमने लिख लिया ब्रह्म समाज। तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा प्रमुख स्थापित संस्थाएं हैं, जिसमें आत्मीय सभा सबसे महत्वपूर्ण है, ब्रह्म समाज सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी आपको तिथि वाइज याद रखना है। राजा राममोहन राय के में पूछ सकता है कि कौन सी संस्था राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित नहीं है, या फिर राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाओं के तिथि क्रम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 15 में आत्मीय सभा, 16 में वेदांत सोसाइटी, 17 में हिंदू कॉलेज, 21 में कोलकाता एकांतवादी समिति, 23 में कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी, 25 में वेदांत सोसाइटी और फिर 28 में ब्रह्म समाज। क्रम से लिख लेना, आप क्रम से लिख के आपको रट लो भाई, सीधी सी बात है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। राजा राममोहन राय के बारे में प्रश्न सही करना है तो उससे संबंधित ये पहला बिंदु है जो एग्जाम में सबसे अधिक पूछता है। तो मुझे लगता है कि आपकी सारी संस्थाएं एक साथ ही क्लियर होगी। किसी भी गाइड में आपको एक साथ इतनी चीजें नहीं मिलती। मैंने 8-10 किताबें देख के मिला के जितना उसमें था, मैंने एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, वो सारी चीजें आपके साथ शामिल करती है। ठीक है, ये संस्थाओं के बारे में अन्य प्रश्न था। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, है ना। थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है क्योंकि मुझे इतना बताना है कि एग्जाम में क्या आता है और आपको इतना ही पढ़ना है कि हमें हमारा प्रश्न सही हो जाए, बस। ठीक है, 6% हमारे यहाँ से हो गए। राजा राममोहन बहुत बड़ा टॉपिक है विद्यार्थियों, बहुत बड़ा टॉपिक। जब इसको पूरा करवाने बैठ जाए ना, लगभग 6 घंटे की क्लास होती है। पर तो हमारा एग्जाम क्या है, कॉमन एग्जाम। कॉमन एग्जाम होता है ना, जहाँ सबसे प्रसिद्ध चीज होती है उस व्यक्तित्व की, वही चीज वहां एग्जाम में पूछते हैं, है ना। राजा राममोहन राय ने 5 प्रमुख उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया था, वे कौन है ना। एग्जाम में घुमा के क्या दे सकता है कि राजा राममोहन राय द्वारा कौन से उपनिषद का बंगाली भाषा में अनुवाद नहीं किया, इस प्रकार का कोई प्रश्न बनेगा। इसलिए मैंने ये 5 याद रखना प्रमुख उपनिषद है जिनका बंगला भाषा में इन्होंने अनुवाद
याद रखना। वो ईसो उपनिषद है, वो केन उपनिषद है, वो कंठ उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद। वो 5 उपनिषद जिनका इन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया था विद्यार्थियों, याद रखना। वो 5 उपनिषद कौन से हैं? ईसो उपनिषद, केन उपनिषद, कंठ उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। इस प्रकार विद्यार्थियों राजा राममोहन राय ने कहते हैं कि पांच उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। बाद में इनकी को जो कुछ पुस्तकें रहेगी मैंने अलग से उनकी एक पीपीटी में अलग से बनाया है ना। तो ये प्रश्न मुझे लगा कि डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ संभावनाएं अधिक होती है ना बिंदु की, वहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है कोई एक उपनिषद कोई और डाल देगा आपका और कहेगा कि कौन सा सही किस इस उपनिषद का अनुवाद नहीं किया था। तो इनका 5 का किया था, 5 का आपको नाम याद में रखना है। ठीक है, 7 प्रश्न यहां से हो गए। अब राजा राममोहन राय के विचार देखना। सीधा सा प्रश्न आएगा कि राजा राममोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है या सही है, सही नहीं है। तो वहां राजा राममोहन राय के प्रमुख विचारों के बारे में ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आपको मैं सारे विचार लगभग जो प्रसिद्ध विचार थे उनका बता दिया है। 2 ऐसे विचार हैं जिन पर राजा राममोहन राय ने कभी भी अपना वक्तव्य नहीं दिया था विद्यार्थियों। वो 2 बिंदु भी मैं आपको बता दूंगा। ये इतने याद रखो या नहीं रखो, परंतु वो 2 बिंदु याद रखने हैं जिन पर राजा राममोहन राय ने विचार प्रकट नहीं किए थे। तो मैं सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, वो 2 बिंदु भी मैं आपको अलग के प्रश्न माध्यम से बता दूं। कि हिंदुओं के सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों में एक के ब्रह्मा का उपदेश है। इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में एक बात लेकर रखी है कि एकेन ब्रह्मा, एकेश्वरवाद। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ब्रह्मा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुदेववाद के विरोधी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। जाति प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था। सती प्रथा के विरुद्ध तो ये प्रबल समर्थक नहीं थे विद्यार्थी, याद है। सती प्रथा के तो बहुत बड़े विरोधी थे। बाल विवाह, विधवा विवाह के विरुद्ध संघर्ष किया था। विद्वानों के पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का समर्थन किया था विद्यार्थियों, याद रखना। अंग्रेजी शिक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य ज्ञान की वकालत की थी विद्यार्थियों, ये इनका सबसे प्रसिद्ध बिंदु रहा था। इस कारण ये चर्चा का विषय भी रहे थे विद्यार्थियों। लोगों ने कहा कि ये अंग्रेजी शिक्षा है ना, अंग्रेजी शिक्षा, इन्होंने हिंदी शिक्षा को कभी महत्व नहीं दिया था विद्यार्थियों, याद रखना। पाश्चात्य ज्ञान को इनकी हमेशा ही प्रमुखता रही थी विद्यार्थियों। तो अंग्रेजी शिक्षा के ये प्रबल समर्थक थे। और पाश्चात्य ज्ञान वही चीज हो गई कि जो यूरोप में जो चीज चल रही थी ना पाश्चात्य ज्ञान के रूप में, वो इसका प्रबल समर्थक थे विद्यार्थियों, है ना। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करना ये इनका सबसे प्रसिद्ध रहा है विद्यार्थी, सबसे प्रसिद्ध। कोई परंपरा अगर तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो उसे त्याग देना चाहिए। ना किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। कह रहा है कि कोई एक पुस्तक मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकती, कोई एक पुरुष मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकता। तो ये कुछ विचार हैं कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में इनका बहुत बड़ी रुचि थी विद्यार्थी, याद रखना। परंतु धर्म ग्रंथों पर होने वाले आडंबर का विरोध किया था विद्यार्थियों, इसलिए बहुत सारे समर्थक थे उस समय विद्यार्थियों। राजा राममोहन राय के विरोध हो गए थे और इनको कहते हैं कि अपने धर्म से बहिष्कृत भी कर दिया गया था उस समय विद्यार्थी, याद, ठीक है ना। तो वेदों के समर्थक थे, परंतु जो हिंदू धर्म में जो आडंबर थी, जो कुरीतियां थी, उसके प्रबल विरोधी थे विद्यार्थी, ठीक है ना। कुछ बिंदु हमारे ये हो गए इनके विचारों के, कुछ बिंदु मैंने और ऐड किए। समझो, राय सभी धर्मों की मौलिक एकता को स्वीकार करते हैं। राय सभी धर्म की मौलिक एकताओं को स्वीकार करते हैं। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया होगा, 1 मिनट क्लास रुकेगी, बाद में वापस इसको रिस्टार्ट कर रहे हैं। राजा राममोहन राय के विचार पढ़ रहे थे, उसमें हमने 8वें प्रश्न तक डिस्कशन कर लिया था। 9वें प्रश्न में भी
प्रमुख विचार ही हैं, परंतु कुछ और ऐसे विचार हैं जो राजा राममोहन राय ने अपने जीवन में अपने सिद्धांतों के रूप में अपनाया, और ऐसी कुछ बातें जिनके कारण राजा राममोहन निश्चित रूप से प्रसिद्ध हुए थे। आलोचना का बिंदु भी मैंने बता दिया था। टेक्निकल इशू हो रहा है, मेरे बात समझ में नहीं आ रही है ना। विचारों पे बात कर रहे थे हम, उसमें राजा राममोहन राय का एक बिंदु हमने पढ़ लिया है। दूसरा बिंदु उनके विचारों के बारे में, शायद सही दिख रहा होगा अब तो, है ना। एक मिनट, ठीक है ना। राय सभी धर्मों की मौलिक एकता को स्वीकार करते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म में सुधारों को स्वीकार करने की बात कही थी। ईसाई धर्म के भी वो प्रबल समर्थक थे और ईसाई धर्म की कटु आलोचना भी कर रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन को लेके भी उनके बहुत अच्छे विचार थे, पाश्चात्य शिक्षा को लेके भी अच्छे विचार थे। तो निश्चित रूप से राजा राममोहन राय के बारे में कहते हैं कि धर्मों की मौलिक एकता के बारे में यह विचार विमर्श करते। बहुदेववादी के विरोधी थे, एकेश्वरवाद के समर्थक। याद रखना, ये कोटेशन है बहुत शानदार है, क्योंकि जब राजा राममोहन राय के बारे में प्रश्न पूछेगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो वहां ये चीजें काम आएगी कि वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बहुदेववाद के विरोधी थे। देखो ये बात मैंने डाली है कि इसे धर्म के अंधविश्वासों की आलोचना करते थे, वेदों में अद्वैतवाद का समर्थन करते थे, 1826 के जूरी एक्ट का विरोध किया था। जूरी एक्ट में होता क्या था कि हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक मतभेद को लेके बहुत सारे विचार चलते थे। जूरी एक्ट में कहते हैं कि हिंदू की विचारधाराएं अलग है, इस्लाम की विचारधाराएं अलग है, परंतु दोनों के बीच मतभेदों को लेके, विरोधों को लेके एक प्रश्न यहाँ से बनता था। तो जूरी एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। जमीन पर राष्ट्र के स्थान पर मालिक का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीयवाद के प्रबल समर्थक थे। ईश्वर की एकता पे बल दिया, आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास किया था। ये कुछ सिद्धांत थे जो राजा राममोहन राय को एक भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत के रूप में हम मानते हैं। तो उसके बिंदु मैंने आपको 2 प्रश्न करवाए हैं। मुझे लगता है कि इतने विचार आपके लिए इनफ है। इनके बाद फिर आएगा तो विद्यार्थी बहुत नेक्स्ट लेवल का एग्जाम का प्रश्न हो जाएगा, और वो कॉमन एग्जाम में इतना टफ प्रश्न कभी भी नहीं बनता है। एक प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ से ऐड किया है, इस बिंदु को जरूर याद रखें कि राजा राममोहन राय वे कौन से 2 बिंदु हैं जिन पर कभी अपना मत प्रकट नहीं किया। अब ये प्रश्न देखो, प्रश्न टफ इसलिए आएगा क्योंकि जितने भी बिंदु हमने विचार पढ़े हैं ना, उनमें से 3 बिंदु आपको वो मिलेंगे और एक बिंदु यहाँ पे आपको पूछ लेगा और पूछेगा कि कौन सा राजा राममोहन राय के विचारों में शामिल नहीं है। तो याद रखना, कर्म और पुनर्जन्म के विषय में राजा राममोहन राय मौन रहे थे विद्यार्थियों। ये इसकी मैं स्टार लगा देता हूँ, आप स्टार लगा के लिख लेना कि वो कौन से 2 बिंदु जिन पर राजा राममोहन राय ने अपने विचार प्रकट नहीं किए थे। एक तो कर्म और दूसरा है पुनर्जन्म। इन 2 पर राजा राममोहन राय के विचार प्रकट नहीं किए थे। इसका मतलब यह है कि राजा राममोहन ने क्या नहीं किया, उस पर अधिक प्रश्न बनने की संभावना है। तो 3 प्रश्न मैंने आपको विचारों के करवा दिए हैं और मुझे लगता है कि बहुत इनफ और एडवांस में मैंने करवा दिए। अब एक बिंदु हमारा आता है सती प्रथा का। राजा राममोहन राय और सती प्रथा से संबंधित बिंदुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। राजा राममोहन राय पुनर्विवाह के समर्थक थे। विधवा विवाह के या पुनर्विवाह वाली बात एक हो गई। बहु विवाह के ये प्रबल विरोधी थे और सती प्रथा के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी थे। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके विरोधी रहे। तो सती प्रथा वाला बिंदु याद रखना, राजा राममोहन राय के बारे में एक तो आत्मीय सभा के बारे में, एक ब्राह्मण समाज के बारे में, और तीसरा बिंदु उनके विचारों के बारे में, चौथा बिंदु हमारा आता है सती प्रथा से। पहली बार इन्होंने लिखा था विद्यार्थियों कि सती प्रथा के खिलाफ पहली बार 2 पुस्तकें प्रकाशित की थी, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन सती। याद रखना, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रारंभिक रूप में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में 2 पुस्तकें प्रकाशित की थी।
वो थी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन सती। एक बात है। इसके बाद राजा राममोहन राय ने पुस्तक लिखी थी स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना की थी, और यही रचना विद्यार्थियों फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछी थी पिछली। ये नाम दे, ये लिख के पूछा था कि वो कौन सा लेखक है जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो याद रखना, स्त्रियों के अधिकार के ऊपर भी राजा राममोहन राय के बहुत बड़े समर्थक थे। स्त्री अधिकारों का समर्थक था विद्यार्थियों राजा राम, याद है ना। स्त्री अधिकारों का राजा राममोहन समर्थक था, है ना। विलियम बेटिक ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17, इसको कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है बंगाल एक्ट की धारा, अधिनियम कह सकते हैं कि बंगाल एक्ट की धारा 17 के तहत विद्यार्थियों, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी, गैर कानूनी घोषित कर दिया। डेट याद रखनी है, और ये अधिनियम याद रखना, एक बार रीट में पहले से पूछा हुआ है कि सती प्रथा किस अधिनियम एक्ट के तहत विद्यार्थी इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो बंगाल एक्ट उस समय चलता था, उस एक्ट के तहत धारा 17 के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया। एक है चंद्रिका समाचार पत्र, सती प्रथा के बारे में लेख लिखे थे। एक है समाचार दर्पण में भी सती प्रथा के समर्थक में लेख प्रकाशित किए थे। याद रखना, 2 तो पुस्तकें हैं और 2 ही समाचार पत्र हैं जिनमें राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पे लिखा था। एक है चंद्रिका, एक चंद्रिका हो गई, और दूसरी है समाचार दर्पण। ये 2 ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने राजा राममोहन राय के सती प्रथा के विचार प्रकाशित किए थे। और पहली पुस्तक सती प्रथा पर इन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन सती लिखी थी। फिर बाद में स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नाम से एक रचना की थी। और फिर विलियम बेटिक ने विद्यार्थियों अधिनियम 17 के तहत इसको सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस प्रकार हमारी सती प्रथा थी जो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। ठीक है, तो राजा राममोहन राय के सती प्रथा के बारे में कुछ ये बिंदु है। मुझे लगता है कि बहुत इनप और बहुत एडवांस में ये मैंने चीज करवा दी। ठीक है, 11% हमारे से ये हो गई। 12% देखो, अभी मैंने बात की थी ना कि स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। अभी हमने बात की थी स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक, यह बात हमने लिखी थी। अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। तो राजा राम का अन्य प्रमुख समर्थक कार्य देखना, 1821 में नेपलस की क्रांति की सफलता पर दुख प्रकट किया था विद्यार्थी, बहुत दुखी हो गए थे। ये क्रांति के बड़े समर्थक थे विद्यार्थी, स्वतंत्रता के बड़े समर्थक थे विद्यार्थियों। तो 1819 की नेपलस की क्रांति में सफलता इन्होंने विरोध प्रकट किया था। 1830 में फ्रांसीसी क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा भी थे उस समय विद्यार्थियों। 1823 में जब स्पेन अमेरिका में क्रांति सफल हुई तो उन्होंने सार्वजनिक भोज दे के विद्यार्थियों खुशी मनाई थी और कहा था कि भारत की स्वतंत्रता संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंडर होनी चाहिए, ना कि आंदोलन के द्वारा। ये इनका भी कथन था विद्यार्थियों कि भारत की स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। स्वाधीनता कैसे आनी चाहिए? संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण। संवैधानिक व्यवस्था से विद्यार्थियों भारत आजाद होना चाहिए, ना कि युद्ध और संघर्ष से। विद्यार्थी याद रखना, भारत की स्वाधीनता संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार से होनी चाहिए, ना कि युद्ध के द्वारा, ना संघर्ष के द्वारा। स्वतंत्रता और राष्ट्रीयवाद के अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। 1821 की नेपलस क्रांति जब असफल हो गई थी तो उन्होंने बहुत बड़ा दुख हुआ था विद्यार्थियों। 1830 में फ्रांसीसी क्रांति के विद्यार्थियों प्रत्यक्ष दृष्टा भी थे और 1823 की दक्षिण अमेरिका में, है ना, स्पेनिश कह सकते हैं या दक्षिणी अमेरिका में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति की सफलता के खुशी से उन्होंने भोज प्रकट किया था, मतलब भोज आयोजन किया था, भंडारा कर दिया था राजा राम। तो ये कुछ इनके विचार थे, कुछ इनकी बातें थी, कुछ और बातें हैं मैं आपको बता देता हूं।
जीवन के अंतिम समय को लेकर थोड़ा बहुत बिंदु देख लो। अच्छा बिंदु ये यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है कि राजा राममोहन राय के जीवन के अंतिम समय और इंग्लैंड की यात्रा को लेकर विचार, उससे विवरण है, ठीक है ना। राजा राममोहन राय का हमने लगभग पढ़ लिया है। अब उनके जीवन के अंतिम समय में उनकी इंग्लैंड की यात्रा, अब मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने विद्यार्थियों इनको इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन के बारे में विचार विमर्श करने के। पूरा बिंदु मैंने ऐड किया है कि 1830 में अकबर द्वितीय ने राय को राजा की उपाधि दी थी। याद रखना, स्टार लगा के इस चीज को याद रख लेना। अकबर द्वितीय ने उपाधि दी, ये बड़ी बात नहीं है। किस वर्ष राजा की उपाधि दी थी याद रखना, वो 1830 है। 1830 में मुगल बादशाह था अकबर। अकबर द्वितीय ने राय को राजा की उपाधि दी थी। अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास भेजा था अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, पेंशन में सुधार करने, पेंशन में सुधार के लिए राजा राममोहन राय को अपना प्रतिनिधि बना के विद्यार्थियों अकबर द्वितीय ने 1830 में उनको राजा की उपाधि दी और कहा कि आप विलियम चतुर्थ के पास जाओ। पहली चीज तो ये हो गई। सत्येंद्र नाथ मजूमदार ने कहा है कि प्रथम हिंदू थे जो विदेश गए थे। ये बात कहने वाला कौन था? सत्येंद्र नाथ मजूमदार था विद्यार्थी। वो कहता है कि ये प्रथम व्यक्ति हैं जो प्रथम हिंदू है जो विदेश यात्रा पे गया है ना। 15 नवंबर की बात है विद्यार्थियों। राजा राममोहन राय राजा राम रतन 3 व्यक्तियों को साथ लेके गए थे। एक राम रतन था, एक मुखोपाध्याय थे और एक राम हरिदास को लेके अल्बियन जहाज से विद्यार्थियों इंग्लैंड गए। याद रखना, किस जहाज से इंग्लैंड गए थे? अल्बियन, स्टार लगा लेना इस चीज को। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए तो वो किस जहाज से गए थे? वो राजपूताना जहाज से गए थे, इंग्लैंड की यात्रा की थी, ठीक है ना। उसी प्रकार विद्यार्थियों जब राजा राममोहन राय भारत से इंग्लैंड यात्रा पे गए थे तो वो किस जहाज से गए थे विद्यार्थियों? तो वो अल्बियन जहाज था और 3 व्यक्ति उनके साथ थे विद्यार्थी। एक राम रतन था, एक मुखोपाध्याय थे और एक राम हरिदास थे। ये तीनों राजा राममोहन राय के साथ ही इंग्लैंड यात्रा पे गए थे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में डॉक्टर कारपेंटर के निवास पर इनका निधन हो गया था। याद रखना, ये जगह पूछता है विद्यार्थियों कि राजा राममोहन राय की मृत्यु किस स्थान पे हुई? तो याद रखना वो है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। और किसके घर हुई थी? डॉक्टर कारपेंटर के विद्यार्थी कहते हैं इनका घर वहां पे निधन हो गया। इंग्लैंड में ही इनको दफनाया गया और उनके स्मारक पर हरी कले नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है विद्यार्थियों। हमारा चौहान शासक विग्रह चतुर्थ के द्वारा रचित नाटक हरी कले नाटक, उनकी स्मारक पर इनकी पंक्तियां उत्कीर्ण है विद्यार्थियों। हरिकले नाटक की उनके स्मारक पर पंक्तियां उत्कीर्ण है और दफनाया गया था विद्यार्थी। क्योंकि इंग्लैंड में जलाने का उस समय परिवर्तन नहीं था, ईसाई धर्म का लगभग बोलबाला है, तो निश्चित रूप से उनको दफनाया गया। यही विवाद का विषय रहा है कि उनको दफनाने के कारण विद्यार्थियों बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म को चुन लिया था विद्यार्थी। ईसाई धर्म के वो प्रबल समर्थक भी थे विद्यार्थियों, याद रखना। तो ईसाई धर्म की उन्होंने आलोचना भी की थी और समर्थक भी थे, इसलिए कहते हैं उनको दफनाया गया था। परंतु वास्तविक बात यह थी कि इंग्लैंड में दाह संस्कार को लेके कोई उस समय ऐसा कोई वहां प्रचलन नहीं था दाह संस्कार का, इसलिए कहते हैं कि उनको दफनाया गया था और उनके स्मारक के ऊपर हरी कले नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये अंतिम समय और इंग्लैंड की यात्रा को लेके जो बिंदु एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, मुझे लगता है कि आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। वर्ष याद रखना मेरे कहने पर सबसे मोस्टली बात एक तो, और किस राजा के पास भेजा था? विलियम चतुर्थ के पास। किसके पास? विलियम चतुर्थ के पास विद्यार्थी और राजा राममोहन राय को भेजा गया था अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए। सत्येंद्र मजूमदार ने कहा कि प्रथम हिंदू थे जो विदेश गए हैं।
3 व्यक्तियों को साथ में लेके गए थे, एक रामरतन था, एक मुखोपाध्याय था, एक हरिदास था। अल्बेनियन जहाज से गए थे। ब्रिस्टल में कारपेंटर के निवास पर निधन हो गया था और हरि कल्याण नाटक की उसकी पंक्तियां उत्कीर्ण है। ये इनका कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। ये जहाज का नाम जरूर याद रखना, क्या पता कोई फैक्ट के रूप में कभी कोई प्रश्न पूछ ले। 13% हमारे यहां से हो गए। 1% हमारा यहां से। अच्छा कि राजा राममोहन राय जब इंग्लैंड प्रस्थान कर रहे थे उस समय ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई थी? जब राजा राममोहन राय ने कहा कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूं और हमारे ब्रह्म समाज एक अलग थलग नहीं पड़ जाए, उनमें कोई बंटवारा नहीं हो जाए, इसको लेके विद्यार्थी उन्होंने कहा कि 2 व्यक्तियों को वैसे उन्होंने नियुक्त किया था, बाद की बात है, देवेंद्रनाथ टैगोर की बाद की बात है, परंतु याद रखना जब वो इंग्लैंड प्रस्थान कर रहे थे विद्यार्थियों, तो उस समय इन्होंने ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी दी थी। तो वो विद्यार्थी व्यक्ति था रामचंद्र विद्यावागीश। कौन था? रामचंद्र विद्यावागीश था। जब वो इंग्लैंड प्रस्थान के लिए जा रहे थे उस समय ब्रह्म समाज की विद्यार्थी जिम्मेदारी किस व्यक्ति को दी थी? वो थे विद्यावागीश, रामचंद्र विद्यावागीश। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर भी इसके संस्थापक बने थे। 1843-44 की बात है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी करते हैं। बाद में 1861 में 60 में लगभग केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं। 1861 में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन होता है, केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर है उसके साथ में जो पुराना ब्रह्म समाज रहा था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया था। वहां हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ और 1833 तक ही रहना है, क्योंकि राजा राममोहन राय को पढ़ना है और राजा राममोहन राय की गतिविधियां लगभग यहाँ समाप्त हो जाती है। ये बिंदु छोटा सा प्रस्थान के समय कुछ बिंदु बचता था। तो याद रखना कि जिम्मेदारी किसको दी थी? रामचंद्र वागीश, विद्यावागीश को कहते हैं कि ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी देके वो इंग्लैंड प्रस्थान करके। ये इनकी कुछ प्रारंभिक जीवन है। सारा घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया है। अब आती है इनकी पुस्तकें। आप नाम लिख लेना, याद कर लेना, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। याद रखना विद्यार्थियों। द प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, द प्रीसेप्ट ऑफ जीसस अंग्रेजी में 1820 में लिखी थी। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस अंग्रेजी में 1820 में लिखी थी। ब्राह्मणिकल मैगनीजिन अंग्रेजी में 1822 में लिखा था। तूफात उल मवादीन फारसी में 1803 में लिखा था। मर्जतुल अदाइन फारसी में लिखा था। वेदों का बंगाल में अनुवाद किया था। उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से बंगाली में किया था भाषा में। बंगाल व्याकरण संकलित करवाया विद्यार्थियों। वेद मंदिर लिखा था। ये लिख लेना आप ना, कॉपी में अपने नोट्स में ये चीजें लिख लेना, इनको आप याद करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन है, इनकी जितनी भी किताबें हैं मैं कहता हूं कि प्रश्न हमेशा ही पुस्तक से आएगा, सभा समाज के स्थापना से आएगा, उनके विचारों से आएगा। वैदिक ज्ञान का अध्ययन हेतु संचालित पत्र था वेद मंदिर। वेदांत गाथा लिखी थी। गौड़ीय व्याकरण लिखी थी। ईसो उपनिषद, कंठो उपनिषद, मुंडक उपनिषद, हिंदू धर्म की रक्षा, बंगाली व्याकरण, द यूनिवर्सल रिलीजन, भारतीय दर्शन का इतिहास। ये कुछ ऐसी बिंदु है, कुछ ये ग्रंथ हैं जो राजा राममोहन राय के द्वारा लिखे गए थे। उसमें भी ये प्रारंभ के 2 महत्वपूर्ण हैं, फिर ये 2 सबसे महत्वपूर्ण माने, ठीक है ना। परंतु याद आपको दिमाग में ये रहनी चाहिए कि ये राजा राममोहन राय के द्वारा कहीं ना कहीं इनका योगदान रहा है, ठीक है। ये इनकी पुस्तकें हो गई, इन पे ज्यादा डिस्कशन करना नहीं। अब इनके कुछ समाचार पत्र हैं। संवाद कौमुदी है, 1821 में बंगाली भाषा में लिखा था। इसको प्रज्ञा चांद भी कहते हैं। अब याद रखना विद्यार्थियों, संवाद कौमुदी है, इनको फारसी भाषा का ये शब्द काम में लिया गया है। अगर प्रश्न आपके पूछ ले कि प्रज्ञा चांद समाचार पत्र किसका है, तो वहां विद्यार्थियों आपके कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आपने तो सिर्फ संवाद कौमुदी ही पढ़ा है। तो याद रखना, संवाद कौमुदी का विद्यार्थियों बंगाली भाषा में नाम हमारा अर्थ मिलता है, वो है प्रज्ञा चांद। दूसरा है मिरातुल अखबार, 1822 फारसी में लिखा था, समाचार पत्र था। बुद्धि दर्पण, इसका विद्यार्थियों हमारा नाम मिलता है
बुद्धि दर्पण। तो मेरे कहने पे आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो संवाद कौमुदी है, बंगाली भाषा में लिख चलता था और इसका प्रज्ञा चांद नाम था विद्यार्थी। दूसरा है मिरातुल अखबार, फारसी में था, इसका मूल नाम था बुद्धि दर्पण। नवशक्ति भी इन्होंने समाचार पत्र चलाया था। जहानुमा 1822 में उर्दू में चलाया था। बंगदूत 1824 में। ये तीनों भाषाओं में प्रकाशित था विद्यार्थियों, बंगला में, हिंदी में और फारसी। तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, नवशक्ति, जहानुमा और बंगदूत, ये कुछ समाचार पत्र थे जो राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किए जाते थे, या अपने जीवन काल में अपने विचारों को प्रकाशित करने के लिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज के विचार हो, चाहे सती प्रथा के विचार हो, या फिर अपने खुद के निजी विचार, कहीं ना कहीं इन समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर वो प्रकाशित करते थे, है ना। पुस्तकें हो गई, किताबें हो गई, समाचार पत्र हो गया। तो इनके कुछ कथन है विद्यार्थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण देखना कि प्रत्येक स्त्री को पुरुषों की तरह अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि स्त्री ही पुरुषों की जननी है। मैंने कहा ना, ये स्त्री अधिकारों के समर्थक थे, ये बात मैंने पहले ही आपको। धर्म ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है। मैंने तो कई बार बाइबिल और कुरान शरीफ पढ़ा है, ना तो ईसाई बना और ना ही मुसलमान, है ना। ये अच्छी बात है, क्योंकि राजा राम मोहन राय क्या कह रहे हैं कि कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ने से उस ग्रंथ का व्यक्ति अनुयायी नहीं बनता है। मैंने बहुत सारी कुरान भी पढ़ी है, मैंने ईसाइयों के भी सम ग्रंथ पढ़े हैं, परंतु ना तो मैं कभी ईसाई हुआ और ना कभी मैं मुसलमान बना। तो ये बात अच्छी बात है। नदी में नहाने से, पीपल की पूजा करने से, पंडितों को दान देने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा करके अंधविश्वासों के अंधेरे में भटक रहे हैं ना। ये भी बात ठीक है। किसी भी कार्य की सफलता असफलता केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्तरदायी होता है, ठीक है। ईश्वर के लिए सभी एक समान है, वे सभी की प्रार्थना समान रूप से स्वीकार करते हैं। ये कुछ इनके कोटेशन है जो कहीं ना किसी कालखंड में प्रसिद्ध रहे होंगे। ऐसा तो किसी प्रकार से कोई पर्सन इनका इस तरीके से कर, मुझे लगता है कि अभी तक बना नहीं, ठीक है ना। फिर भी मैंने थोड़ा एडवांस में करा दिया। इनके विचार, ये इनके कथन है, मतलब इनके विचार ही है। अब राजा राम मोहन राय के बारे में किसने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी याद रखना, वो रविंद्रनाथ टैगोर का कथन। राजा राम मोहन राय ने ही भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया था। ये इनका सबसे मोस्टली किसी के बारे में कहा है तो राजा राम मोहन राय के बारे में ये इनकी सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है रविंद्रनाथ टैगोर कि राजा राम मोहन राय ने ही भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया था। ये कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। रामधारी दिनकर इतना अच्छा नहीं कहता है, स्वामी विवेकानंद अच्छी बात कहता है कि राजा राम मोहन राय एक नवीन और पुनरुद्धित भारत के प्रथम मनुष्य थे। सुभाष चंद्र बोस, इनको यज्ञ दूत की उपाधि याद रखना विद्यार्थी, सबसे मोस्ट है यंग दूत। यंग दूत की उपाधि किसने दी थी, वो बोस ने दी थी, लिख लेना अलग से। ये मोस्टली है कि राजा राम मोहन राय को यंग दूत की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी सुभाष चंद्र मजुमदार, ठीक है। दामोदरन कह रहा है कि राजा राम मोहन भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जनक थे, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मशीरुल हसन कहता है कि समाज सुधारकों का आध्यात्मिक पिता कहा था इन्हें, ठीक है, बाकी ठीक है। और पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और अग्रदूत भी कहते हैं। याद रखना, अग्रदूत और यज्ञदूत। यज्ञदूत कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि अग्रदूत कहने वाले पट्टाभी सीतारमैया या पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्होंने कहा था। तो कुछ 4-5 ऐसे बिंदु हैं जो अपने कॉपी में आप नोट्स कर लेना, क्योंकि ये इनकी उपाधि के बारे में भी आ जाएगा, इनके बारे में किसने क्या कहा है वो बिंदु भी इसके अंदर शामिल, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसमें नोट कर लेना, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों इस क्लास का, कि राजा राम मोहन राय संबंधित प्रमुख उपाधियों के बारे में विद्यार्थी कभी कभार प्रश्न बन सकता है कि सीधा ही पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसको कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का 5-7 ऐसी उपाधियां हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहते हैं,
सुधार आंदोलन का प्रवर्तक राजा राममोहन राय को कहते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम महान नेता राजा राममोहन राय को कहते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीयता का पैगंबर कहते हैं, 9 दिन के प्रभात का तारा कहते हैं, आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, नव भारत का मसीहा कहते हैं। अयोध्या सिंह ने कहा था। स्टार लगा लेना विद्यार्थी इस बात को। मोस्टली विद्यार्थियों ये चीज मुझे लगी कि पूछने लायक है कि नव भारत का मसीहा किस व्यक्ति ने राजा राममोहन राय को कहा था, तो वो था अयोध्या सिंह। भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म किसने कहा था? रमैया ने कहा था। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म। नव भारत का मसीहा कहा था अयोध्या सिंह ने, और कहते हैं कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी माने जाते हैं। तो ये विद्यार्थी राजा राममोहन राय के बारे में प्रमुख कुछ कोटेशन है, कुछ ये उपाधियां हैं जो राजा राममोहन राय के लिए प्रयोग में ली जाती है। उसमें यंग दूत वाली बात याद रखना सुभाष चंद्र बोस की, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पट्टाभी सीतारमैया वाली बात याद रखना, नव भारत का मसीहा विद्यार्थियों याद रखना, अयोध्या सिंह वाली बात जरूर याद रखना। मुझे लगता है कि पूछने लायक जो बिंदु है ना, मैंने आपके सारी बिंदु आपके साथ डिस्कशन कर लिए हैं, और ये इस टॉपिक का ये अंतिम प्रश्न था। ये थी विद्यार्थियों राजा राममोहन राय के बारे में। जितना आपके एग्जाम का स्तर है उससे मैंने एडवांस करवा दिया है। आपको याद क्या क्या रखनी है, मैं फिर कह रहा हूं, आपको संस्था याद रखनी है। राजा राममोहन राय के द्वारा हातिम सभा की स्थापना की गई थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, कलकत्ता यूटिटोरियम सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फिर हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कुछ ऐसी संस्थाएं आपको याद रखनी। फिर इनके विचार याद रखने मैंने आपको करवाए हैं। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसमें से कर्म और पुनर्जन्म के बारे में नहीं कहा था, याद रखना। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में एक भी विचार नहीं दिया था। फिर इनकी पुस्तकें याद रखना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण, आप नोट कर लेना पुस्तकों को। फिर इनके समाचार पत्र याद रखना विद्यार्थियों, और फिर इनकी उपाधि याद रखना। बस ये 5 बिंदु मैंने बड़े शानदार तरीके से करवाए हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपने ईमानदारी से ये क्लास देख ली, इस पीडीएफ के आपने ईमानदारी से नोट्स बना लिए, आपको कहीं से भी एक भी बिंदु कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से आप पढ़ते रहो। और राजा राममोहन राय मेरी ओर से कंप्लीट है। अगली क्लास में शायद या तो दयानंद सरस्वती का रहेगा या स्वामी विवेकानंद का रहेगा, जो भी रहेगा कल आपको इसकी क्लास और उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।